हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद पवन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बौद्धकालीन के बाद नेक्स्ट क्लास जो हमारी है इस्लामकालीन यानी मध्यकालीन शिक्षा की आज हमारी क्लास रहेगी। इस्लामकालीन या मध्यकालीन जो शिक्षा थी वो हमारी 1200 से 1700 ईस्वी तक रही। यानी जो इसका जो समय काल रहा हमारा 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक हमारा मध्यकालीन शिक्षा या इस्लामकालीन शिक्षा हमारा समय रहा। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे की। इस्लाम धर्म की जो स्थापना थी हजरत मोहम्मद साहब ने हमारे की थी। और जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने मुस्लिम शासन की नींव रखी थी। यानी प्रथम जो मुस्लिम शासन की नींव रखने वाले व्यक्ति थे हमारे मोहम्मद गौरी थे। अब बात करते हैं मुगल काल को मध्यकाल का स्वर्ण काल क्यों कहा था, क्योंकि इसमें जो स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो कला संगीत और न्याय भूमि व्यवस्था और शिल्पकारी कृषि और चिकित्सा की क्षेत्र की क्या होती प्रगति हुई थी। मतलब यानी कला को भी क्या हुआ था महत्व दिया गया था, उसकी भी कला की प्रगति मतलब प्रगति की गई थी और संगीत और न्याय आदि इन सभी चीजों की क्या हुई थी प्रगति हुई थी। यानी इस चीजों को विकसित करने पे यानी प्रगति पे जोर दिया गया था। इसलिए मुगल काल या मध्यकाल को जो स्वर्ण युग हम लोग कहते हैं, यानी स्वर्ण युग इसी वजह से कहते हैं क्योंकि वो स्वर्ण यानी युग का मतलब होता है काल यानी समय से ही होता है, तो इसलिए हम लोग इसको स्वर्ण युग कहते हैं मुगल काल या मध्यकाल को। अब बात करते हैं आखिर इस्लामकालीन या मध्यकालीन जो शिक्षा थी उनकी विशेषताएं क्या थी। तो उनकी विशेषताएं यह थी कि वो लोग निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे मकतब और मदरसों में। मकतब जो होता था हम लोगों के छोटे बच्चों के लिए होता था, यानी प्राथमिक शिक्षा जो होती थी मकतब में होती थी निःशुल्क, और मदरसों में यानी उच्च शिक्षा जो होती थी हमारे मदरसों में होती थी। अब बात करते हैं इनकी व्यवहारिक शिक्षा क्यों, क्योंकि वहाँ आध्यात्मिक पे थोड़ा सा बल दिया जाता था। आध्यात्मिक मतलब उनके धार्मिक नॉलेज पे दिया जाता था, आध्यात्मिक नहीं धार्मिक नॉलेज पे ज्यादा बल दिया जाता था। यानी धार्मिक ज्ञान पे ज्यादा बल दे करके उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की तरफ ज्यादा शिक्षा दी जाती थी। व्यवहारिक मतलब जो उनके व्यवहार में यूज हो सके इस चीज के ज्ञान की शिक्षा उन्हें ज्यादातर दी जाती थी। अब बात करते हैं कक्षा नाटकी पद्धति। कक्षा नाटकी पद्धति क्या होती थी, इसमें जो होते थे उच्च शिक्षा के जो मतलब उच्च शिक्षा हासिल कर रहे जो जो छात्र होते थे उनको नाटक के जो रोल अदा करने के लिए, यानी नाटक में जो मतलब जो भी कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं तो उनको रोल प्ले करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को नाटक का रोल प्ले कराया था। और जो निम्न मतलब जो प्राथमिक शिक्षा वाले जो छात्र थे वो उस चीज को देखते थे और उसी से ज्ञान अर्जित करते थे नाटकीय रूप में। तो ये हमारा कक्षा नाटकीय पद्धति में आता है। अब बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध। तो वहाँ जो मुगल कालीन शिक्षा या मध्यकालीन जो शिक्षा थी या इस्लाम कालीन शिक्षा है उसमें क्या होता था गुरु शिष्य का संबंध जो होता था स्नेहपूर्ण या भक्तिपूर्ण था। स्नेहपूर्ण मतलब प्रेम भाव से रहता थे, प्रेम भाव पूर्वक होता था। जो हमारे गुरु और शिष्य का जो संबंध रहता था मध्यकालीन शिक्षा में वो स्नेहपूर्ण व प्रेम भावपूर्ण रहता था। अब बात करते हैं धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा। जो हमारी इस्लामिक या मध्यकालीन शिक्षा होती थी उसमें या तो धार्मिक या लौकिक यानी ये दोनों शिक्षा नहीं आता, लेकिन धार्मिक में क्या होता था हमारा कुरान होता था। कुरान कुरान व आयतें होती थी धार्मिक में। अब बात करते हैं लौकिक शिक्षा में क्या होता था अंक गणित पत्र लेखन इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र ये सब क्या होते थे हमारे लौकिक शिक्षा के अंतर्गत आते थे। और धार्मिक में हमारे कुरान व आयतें वगैरह हमारी आती थी। अब बात करते हैं आखिर इस्लामकालीन या मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो उनका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या था ज्ञान का प्रसार करना, यानी अपने ज्ञान का प्रसार करना। कि एक्चुअली में ये था कि जो मुख्य रूप से जो हमारे इस्लामकालीन या मध्यकालीन जो शिक्षा थी वो हमारे भारत की तो थी नहीं, लेकिन बाहर से आई हुई शिक्षा थी, मुगल लोग लेके आए थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी अपनी मतलब संस्कृति का मतलब प्रसार कैसे कर सके, तो उन्होंने शिक्षा का माध्यम लिया। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने क्या किया अपनी संस्कृति का प्रसार करने के लिए उन्होंने क्या किया शिक्षा को चुना। तो शिक्षा के माध्यम से उन्होंने संस्कृति का प्रसार करना कहा, तो इन्होंने ज्ञान का अपने प्रसार किया। ज्ञान का प्रसार करें तो क्या होगा संस्कृति का भी प्रसार होगा, तो इस वजह से उन्होंने ज्ञान का अपना प्रसार किया। अच्छे चरित्र का निर्माण उनके उद्देश्यों में भी शामिल था। अच्छे चरित्र का निर्माण, अच्छे चरित्र का निर्माण अगर कोई अच्छा चरित्र का व्यक्ति है तो व्यक्ति का क्या व्यवहार वगैरह भी अच्छा होता है। तो इसीलिए उन्होंने अपने जो छात्रों में उन्होंने अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए अग्रसर किया। यह भी उद्देश्य है मध्यकालीन शिक्षा में। अब बात करते हैं मुस्लिम शासकों के प्रति वफादारी। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने छात्रों को यानी मध्यकालीन शिक्षा में जो छात्र होते थे उनको अपने क्या क्या वफादारी एक तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो अगर शिक्षित हो जाता है तो उस चीज के ऋणी हो जाता है कि आपने हमें शिक्षा प्रदान करवाई निःशुल्क तो हम आपके प्रति ऋणी है, तो वो क्या होता है किसी व्यक्ति के प्रति वफादार रहता है।
तो मुगलकालीन जो साम्राज्य था उनका मतलब मुख्य उद्देश्य यही था कि सबको निःशुल्क शिक्षा दें। और मान लीजिए उनमें से कुछ भारतीय भी रहते थे, भारतीयों को भी क्या करते थे, निःशुल्क शिक्षा देते थे, जिसमें भाषा माध्यम रहता था अरबी और फारसी। तो अरबी और फारसी के जब भाषा माध्यम से वो शिक्षा ले लेते थे मुगलकालीन शिक्षा, तो उससे उनको क्या होता था कि उनको उच्च पद दिए जाते थे। इसलिए उन्होंने प्रति वफादारी वाला शब्द जोड़ा, क्योंकि अगर वो शिक्षा ग्रहण कर लेते तो वो उस मुगल राजा के प्रति वफादार हो जाते थे, यानी शिक्षा लेने के बाद वो क्या होते थे, प्रति वफादार हो जाए। इसलिए उन्होंने मुगलकालीन शिक्षा में प्रति वफादारी की बात कही है। अब बात करते हैं सांसारिक विलासता की प्राप्ति। मुख्य रूप से इस्लामिक या मध्यकालीन जो शिक्षा थी वहां पे जीवन जीने पे मतलब ज्यादा जोर दिया था कि आप जो वर्तमान में है उसको आनंद पूर्वक जीवन जी सके। तो इसलिए इस बात को कहा गया कि सांसारिक विलासता की प्राप्ति, मतलब वो हमेशा संसार की हर चीज को, सुख को भोगना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सांसारिक विलासता की प्राप्ति के उद्देश्य पे उन्होंने जोर दिया था। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना। तो मुख्य रूप से उनका मध्यकालीन शिक्षा में इस्लाम लोगों का यह भी उद्देश्य रहा है कि इस्लाम जो धर्म है उनको श्रेष्ठ बताने की हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि इन बाकी सभी धर्मों से हमारा धर्म क्या है, वो हमारा सबसे श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं शिक्षा की संरचना। आखिर मध्यकालीन शिक्षा या इस्लामिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की संरचना आखिर किस प्रकार की थी? तो शिक्षा की संरचना बात करते हैं तो प्राथमिक और उच्च दो रूप में बांटी गई थी। तो प्राथमिक में हमारी जो शिक्षा थी उसकी संरचना, जो हमारे प्रवेश उसकी संरचना थी, उसमें सबसे पहले छात्रों को प्रवेश कराया जाता था। तो प्रवेश कराने का जो समय अवधि होता था 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन, यानी 444। आप लोग ट्रिक में चाहें तो इसको याद कर सकते हैं 444, यानी 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन। जो इस समय में जो प्रवेश की अवधि होती थी वो 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन होती थी। और ये समय की जो रस्म होती थी उसको बिस्मिल्लाह रस्म भी, या बिस्मिल्लाह संस्कार, या बिस्मिल्लाह रस्म, बिस्मिल्लाह रस्म कहना सही रहेगा क्योंकि रस्म के हिसाब से आता है मुसलमानों में, इसलिए इसमें बिस्मिल्लाह रस्म कहा जाता था प्रवेश की आयु को। अब बात करते हैं उसको बिस्मिल्लाह रस्म आखिर करवाता कौन था? तो उस्ताद या मौलवी कराते थे। वो क्या कराते थे? उस्ताद जो मौलवी होते थे वो कुरान व आयतों की क्या करते थे, वो पढ़वाते थे। अगर वो पढ़वाते एक तरीके से दोहरवाते थे। अगर वो नहीं दोहरवा पाता था छात्र, तो छात्र को सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने के लिए कहा जाता था कि आप बिस्मिल्लाह कह लीजिए तो आप हमारे क्या हो जाएंगे, शिष्य यानी छात्र बन जाएंगे। और जो छात्र का जो शिक्षक होता था वो उस्ताद या तो मौलवी कहा जाता था। अब बात करते हैं संस्थाएं। आखिर शिक्षा की संरचना में प्राथमिक में जो संस्थाएं थी, आखिर प्राथमिक शिक्षा आखिर कहाँ दी जाती थी, उनकी संस्थाएं क्या होती थी? तो प्राथमिक जो शिक्षा जहाँ दी जाती थी उसको मकतब कहते थे। मकतब शब्द अरबी के कुतुब से लिया गया है, और कुतुब का अर्थ होता है जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाए, अर्थात जहाँ पे शिक्षा यानी पढ़ना लिखना के सिखाने जाना जो स्थान होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मकतब कहलाता है। और बात करें इसके पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम जो मुख्य रूप से होता था वो मौखिक यानी बोल करके पढ़ाया जाता था। तो इसमें क्या होता था, जो प्राथमिक शिक्षा जो होती थी मध्यकालीन शिक्षा में, इसमें क्या होता था, कुरान और शरीफ की आयतों को रटवाई जाती थी। मैक्सिमम चीजें रटवाई जाती थी उनको, कुरान और शरीफ आयत, इन सब चीजों की जो आयतें होती थी, कुरान शरीफ की आयतें, ये सब रटवाई जाती थी प्राथमिक शिक्षा की तरफ। और जो उनका मुख्य रूप से भाषा का माध्यम होता था, मतलब शिक्षा का जो भाषा का मुख्य माध्यम होता था वो हमारा होता था अरबी भाषा प्राथमिक में, और उच्च भाषा में माने तो हमारा आता था फारसी भाषा। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा की ओर। तो उच्च शिक्षा की ओर तब चलते हैं तो इनकी जो उच्च शिक्षा की संस्थाएं थी वो हमारा था मदरसा शब्द से। मदरसा में उच्च शिक्षा हमेशा दी जाती थी। और जो हमारा प्राथमिक में जो मध्यकालीन शिक्षा प्राथमिक में दी जाती थी उसमें हमारे मकतबों में शिक्षा दी जाती थी, और उच्च शिक्षा दी जाती थी वो मदरसों में दी जाती थी। अब बात करते हैं संस्थाओं में, तो मदरसा शब्द अरबी के दरस शब्द से लिया गया। मदरसा जो हमारा शब्द है जहाँ शिक्षा दी जाती थी उच्च शिक्षा, वो दरस नाम के शब्द से, अरबी के दरस नाम शब्द से लिया गया। और दरस का जो अर्थ होता था उसमें भाषण होता था, यानी ऐसा स्थान जहाँ पे भाषण के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा सके उसको मदरसा कहते थे। अब बात करते हैं तो जो संस्थाएं होती हैं उनमें क्या क्या होता था, यानी उनके अंदर जो हमारे मदरसे होते थे उनके अंदर क्या क्या चीज़ें और होती थी निहित। तो उसके अंदर पुस्तकालय भी होते थे, छात्रावास यानी छात्रों के रहने की व्यवस्था भी होती थी, शिक्षकों के रहने की व्यवस्था होती थी, भोजन वगैरह आदि, इन चीज़ों की समुचित व्यवस्था क्या होती थी, मदरसे के अंदर ही होती थी। इनका जो खर्च का जो व्यय वगैरह होते थे ऊंचे बड़े लोग उठाते थे, जो राजस्वी वगैरह होते थे, राजघराने जो मुगल राजघराने को लोग, तो वो लोग उठाते थे। और जो ऊंचे दर्जे पर जो पैसे वाले लोग होते थे वो लोग इन सब चीज़ों का खर्च उठाते थे, प्राथमिक शिक्षा का भी उच्च शिक्षा का भी। अब बात करते हैं
उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे वो हमारे आगरा में भी थे, दिल्ली में भी थे, अजमेर में भी थे, लाहौर में, इन सभी जो मुख्य केंद्र हमारे थे उच्च शिक्षा के। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की। तो उच्च शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था उसमें मुख्य रूप से हमारा लौकिक पाठ्यक्रम था। लौकिक मतलब जो हमारे जो शिष्य को लौक से यानी धरती भूमि से जुड़ा हुआ हो, जैसे इतिहास हमारा हुआ, इतिहास हमारा लौकिक सब्जेक्ट होता है, गणित हुआ, भूगोल हुआ, अरबी हुआ, फारसी भाषाओं का साहित्य। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम में क्या क्या आता है, इतिहास, गणित आता है, भूगोल आता है, अरबी, भूगोल तक। अब बात करते हैं अरबी व फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण। इनको क्या कराया जाता था, अरबी और फारसी दोनों चीजों को, भाषाओं का, व्याकरण का भी ज्ञान कराया जाता था, और नीति शास्त्र का भी ज्ञान दिया था पाठ्यक्रम में, दर्शन शास्त्र का भी, इस्लामी कानून, जो इस्लाम लोगों का कानून होता था उसको भी इनको क्या कहता है, पढ़ाया जाता था। अब बात करते हैं इस्लामी इतिहास, यानी इस्लाम का जो इतिहास रहता था उनको भी ये पढ़ाया जाता था, इस्लाम इतिहास भी। अब बात करते हैं इनकी जो उपलब्धियां होती थी, उपलब्धियां कौन कौन सी होती है उनकी बात करते हैं। बात करते हैं उपाधियों के बारे में। इस्लाम या मध्यकालीन शिक्षा की उपाधियां क्या थी, ठीक है। तो उपाधियों में ऐसे 3 प्रकार की उपाधियां मुख्य रूप से दी जाती थी, हमारी होती थी। सबसे पहले जो उपाधियां दी जाती थी, मुस्लिम धर्म की जो विशेष योग्यता रखता था, मुस्लिम धर्म के संदर्भ में जो विशेष योग्यता रखता था उसको हम लोग कहते थे आमिल। और जो अरबी और फारसी साहित्य के क्षेत्र में जो विशेष योग्यता रखता था उसको काबिल की उपाधि दी जाती थी। अब बात करते हैं तर्क तथा दर्शन के क्षेत्र में जो विशेष योग्यता रखता था उसको फाजिल की उपाधि दी जाती, यानी 3 तरीके की उपाधियां दी जाती थी, आमिल, काबिल और फाजिल। अब बात करते हैं जो इस्लाम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा में जो अनुशासन व दंड की व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी। तो वहां पे शारीरिक दंड पे ज्यादा जोर दिया गया, यानी शारीरिक दंड पे, यानी शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने पे यानी दंड देने पे ज्यादा बल दिया गया। शारीरिक दंड में हमारा आता है कोड़े मारना, यानी छात्र अगर अनुशासनहीन वाले कार्य करते थे तो उन्हें कोड़े मारे जाते थे, बैंत मारे जाते थे, घूंसे से पिटाई होती थी, उठक बैठक कराई जाती थी, और दिन भर धूप में खड़े रखा जाता था। इस तरीके से क्या होते थे, दंड दिए जाते ताकि छात्र क्या हो, अनुशासित रहे, यानी अनुशासन में रहें। अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा के गुण व दोष की। तो एग्जाम में काफी कंटेंट पे पूछ देता है क्वेश्चन, गुण व दोष पे भी कई बार कंटेंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको मध्यकालीन शिक्षा के गुण व दोष भी लिए हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन शिक्षा के गुण की। तो सबसे पहले गुण में आते हैं तो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, ये सबसे अच्छा गुण था मध्यकालीन शिक्षा में भी कि वहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, यानी हर व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन हर व्यक्ति को नहीं, मतलब मुस्लिम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। अब बात करते हैं शिक्षा की व्यवस्था में राज्य का उत्तरदायित्व, यानी जो शिक्षा की व्यवस्था जो यानी शिक्षा पे जो खर्च वगैरह जो व्यय वगैरह होता था वो क्या करते थे, राज्य, यानी वहाँ जो राज्य जो भी राज्य होता था उसके राज्य राजा वगैरह का उत्तरदायित्व होता था कि वो शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार अपने ऊपर संभाले, यानी उस पर जो धन व्यय वगैरह होगा वो उसकी जिम्मेदारी हमारे क्या होता है, राज्य के राजा का उत्तरदायित्व होता था कि उसके जो शिक्षा में जो खर्च वगैरह होंगे वो वह देंगे, ठीक है, राजा देगा। अब बात करते हैं शिक्षा का उच्च स्थान। सबसे अच्छी बात रही मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा का उच्च स्थान उन्होंने उच्च स्थान दिया, यानी उच्च स्थान मतलब उन्होंने प्रसार के लिए अपना उच्च स्थान इसलिए दिया था कि शिक्षा के माध्यम से वो अपनी संस्कृति का प्रचार कर सके, इसलिए वहां पे शिक्षा का उच्च स्थान उन्होंने मध्यकालीन शिक्षा में यानी मुगलकालीन शिक्षा में शिक्षा का उच्च स्थान रखा गया है। अब बात करते हैं साहित्य रचना का विकास। मध्यकालीन शिक्षा में साहित्य रचना आदि का भी विकास हुआ, मैंने पहले बताया था, कला शिल्प वगैरह इन सब का भी विकास हुआ, तो साहित्य रचना का भी विकास इस समय हुआ। व्यावसायिक शिक्षा का उचित व्यवस्था, यानी व्यावसायिक यानी व्यापार करने की शिक्षा की जो व्यवस्था थी उस पर भी उन्होंने क्या होगा, विकास किया, उस चीज का उचित व्यवस्था की, ताकि वो क्या करते व्यावसायिक रूप से शिक्षा, व्यावसायिक वाली शिक्षा भी प्रदान कर सके मुगलकालीन शिक्षा में। अब बात करते हैं प्राथमिक व उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था। ये सबसे बड़ा गुण था कि प्राथमिक व उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाती थी मध्यकालीन शिक्षा में। अब बात करते हैं अब बात करते हैं, ये तो गुण हो गए हमारे। अब बात करते हैं दोष कि आखिर मध्यकालीन शिक्षा में दोष क्या क्या थे, जिस वजह से क्या हुआ मध्यकालीन शिक्षा में थोड़े से त्रुटियां होने के कारण क्या हो गए, दोष हो गए। जैसे कि केवल मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता है, ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है कि केवल मुस्लिम जो शिक्षण संस्थाएं होती थी उन्हीं को क्या होता है, आर्थिक सहायता दी जाती है। बाकी जो वैदिक यानी गुरुकुल वगैरह थी और जो बौद्धकालीन शिक्षण केंद्र वगैरह थे उनको क्या होता था, आर्थिक सहायता नहीं दी जाती थी। और सबसे ज्यादा जो बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाएं थी उनको सबसे ज्यादा मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थाओं ने नष्ट कर दिया। मुस्लिम कालीन शिक्षण नहीं, मतलब मुस्लिम राजाओं ने सबसे ज्यादा नष्ट करवा दिया था शिक्षण संस्थान
वैदिक कालीन के जो थे। अब बात करते हैं दोषों में, और दूसरा जो हमारा आता है वैदिक शिक्षा की उपेक्षा। अब वैदिक शिक्षा की सबसे ज्यादा उपेक्षा मुगल कालीन शिक्षा में ही की गई है। बात करते हैं स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। स्त्री शिक्षा को उपेक्षा इसलिए की गई क्योंकि स्त्रियों को शिक्षा देने पे वहां जोर नहीं दिया गया, उनमें पर्दे के पीछे रहने की प्रथा थी, इसलिए पर्दा प्रथा के कारण स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई वहां पे मध्यकालीन शिक्षा में। ये हमारा मुख्य दोष में आता है। कठोर दंड प्रणाली, यहाँ पे क्या होगा, कठोर दंड प्रणाली जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे शारीरिक दंड में कोड़े, बैंत, घूंसे आदि ये सब चीजों का इस्तेमाल होता था शारीरिक दंड देने के लिए। तो ये क्या था, ये दोष था मध्यकालीन शिक्षा में। अब बात करते हैं मुस्लिम साहित्य व धर्म के प्रचार प्रबल। तो मध्यकालीन शिक्षा में दोष ये भी बड़ा था कि मुस्लिम साहित्य व धर्म के प्रचार पर इसे बल दिया था, बाकी अन्य किसी धर्म के प्रचार पर बल नहीं दिया जाता था। धर्म परिवर्तन पर, यानी जबरन किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करने पे ये लोग बल देते थे, जबकि ये सबसे बड़ा क्या है, गलत बात है, ये दोषों में आता है। अगर शिक्षा के प्रति आप किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहे हैं तो ये गलत चीज भावना में आती है। तो इसलिए क्या ये दोषों में आता है मध्यकालीन शिक्षा में कि धर्म परिवर्तन पे बल दिया था, इसलिए ये दोष में आता है। शिक्षा में जन शिक्षा की उपेक्षा, जन मतलब सभी को शिक्षा ना दिया जाना, ये क्या थी, सबसे बड़ा दोष था मध्यकालीन शिक्षा में भी। क्योंकि शिक्षा में जन शिक्षा मतलब जन जन यानी प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्रदान वहाँ नहीं कराई जाती थी, जो मुस्लिम नहीं होता था उसको शिक्षा प्रदान नहीं कराई जाती। तो ये क्या होती थी, एक उपेक्षा होती थी। मुस्लिम छात्र मान लो कोई नहीं है तो उसको शिक्षा नहीं देंगे, तो ये उपेक्षा मानी जाती थी। लेकिन अगर कोई बड़ा है उसको अगर शिक्षा दी जाती तो वहां दे सकते थे, क्योंकि वो अपने प्रति वफादार उसको बना सके, इसलिए शिक्षा देते। लेकिन जो शिक्षा में जन शिक्षा की अपेक्षा ये है प्राइमरी यानी प्राथमिक बच्चों को, जो अदर मुस्लिम बच्चे नहीं होते थे, दूसरे होते थे हिंदू बच्चों को, तो वहाँ क्या होते जन शिक्षा नहीं दी जाती थी। आई होप आपको हमारी मध्यकालीन शिक्षा क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।